युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। मैं आपके लिए जीएस की वीडियो ला रहा हूं। मैंने आपको इसमें दो सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू किए हैं, जैसे एक मैंने पॉलिटी और एक दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। एक एक करके हम पॉलिटी की और हिस्ट्री की वीडियो ला रहे हैं। आज का टॉपिक आपका है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में तुम देखोगे मैंने इससे पहले पॉलिटी में भाग 1, भाग 2 और बहुत सारी वीडियो में इस पर बना चुका हूं। जहां तक मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की, आज का टॉपिक हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक, आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तुम देखो कि जो हम ये जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस में तुम्हें पता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारी चीजें आती है। उसमें से पॉलिटी और हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये जो जीएस आएगी, आप देखोगे यूपी पीसीएस हो या फिर तुम देखोगे एनटीपीसी, ठीक, और अदर एग्जामों के लिए एनटीपीसी हो, यूपी पीसीएस हो, या फिर तुम कह सकते हो यूपी पुलिस का एग्जाम हो या फिर दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जामों में ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगी, चाहे हिस्ट्री की हो क्लास या फिर पॉलिटी की क्लास हो। आज का एक अच्छा टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। शुरुआत से एक एक चीज के बारे में मैं इसमें बताऊंगा। जैसे मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं कि सबसे पहले क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकारों से कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में मैंने नागरिकता बताई थी, और भाग 3 में मैंने बताया क्या? मौलिक अधिकार। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है। तो आपको बताना है कि संविधान के तीसरे भाग में है। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक मौजूद है। तो आपको बताना है कि इसके जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इससे पहले संघ और राज्य क्षेत्र जो भाग 1 में था वो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद थे। उसके बाद भाग 2 नागरिकता था जो 5 से लेकर 11 तक था। 11 के बाद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात इसमें की गई है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान ने कहां से लिया, कि इसका सोर्स क्या है मौलिक अधिकारों का। तो तुम्हें बताना है कि जो मौलिक अधिकार है भारत में वो हमने यूएसए से लिए हैं। यूएसए से मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। लेकिन ध्यान से सुने, मौलिक अधिकारों की अगर मैं यूएसए में बात करूं तो यूएसए में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि यूएसए में मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि यूएसए में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा यूएसए के बारे में, जैसे आप देखोगे यहां पर कि जो यूएसए आजाद हुआ था, आजाद मतलब कि जो स्वतंत्र हुआ था यूएसए, वो हुआ था 4 जुलाई 1776। 1776 में ये आजाद हुआ और 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस अमेरिका के अंदर मनाया जाता है। तो 4 जुलाई 1776 में ये ब्रिटेन से आजाद हुआ। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इसका जो संविधान लागू हुआ है, संविधान बना है, वो 1789 में बना है। अमेरिका का संविधान बना 1789 में, यानी कि ये लागू कर दिया गया संविधान 1789 में अमेरिका में। तो यूएसए आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 में ब्रिटेन से, और इसके जो इसके संविधान है वो लागू हुआ है 1789 में। और इसके संविधान के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो जो अमेरिका का संविधान था उसके अंदर जब 1789 में लागू हुआ था तो फंडामेंटल राइट्स उसमें नहीं थे, बल्कि फंडामेंटल राइट्स को वहां की जो संसद है, वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं। वहां की संसद को यानी अमेरिका की संसद को, यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस ने 1789 के बाद यानी कि अमेरिका का संविधान जब लागू हुआ उसके बाद उसने लगभग 10 संशोधन किए।
यानी अपने संविधान में 10 संशोधन किए और 10 संशोधन करने के बाद उन्होंने मौलिक अधिकारों को जोड़ा। यानी कि जो कांग्रेस के द्वारा संविधान में संशोधन किए गए, ये 10 के 10 संशोधन फंडामेंटल राइट के नाम से जाने गए या फिर ये बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने गए। यानी कह सकते हैं कि यूएसए आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 में, 1789 में इसने अपना संविधान बनाया और संविधान संशोधनों के द्वारा इन्होंने बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया। तो ये आपको याद रखना है कि यूएसए में भारतीय संविधान ने जो मौलिक अधिकार लिए हैं वो यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं, और अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकारों को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जामों में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि भारत के अंदर मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा या भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भारत के अंदर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये बात थी सोर्सेस की कि मौलिक अधिकारों में जो भारतीय संविधान है, मौलिक अधिकारों में कहां से लिया गया और भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है। अब इनके बाद सबसे पहली बात बनती है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को क्यों लिया गया? तो सबसे पहली बात यह है कि मौलिक अधिकार एक नागरिक के लिए, जो नागरिक होता है उस नागरिक के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विकास करने के लिए, साथ ही तुम देखोगे इसमें मौलिक अधिकार इसलिए भी आवश्यक है, जिसको अपने मौलिक अधिकार पता होंगे, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, तो वो अपने जीवन को शोषण रहित जी सकता है, बिना भेदभाव के जी सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी नागरिक के लिए शोषण रहित जीना और भेदभाव पूर्ण, यानी कि भेदभाव पूर्ण से अलग जीना, यानी भेदभाव पूर्ण न रहे उसके जीवन में, तो शोषण रहित जीने के लिए और बिल्कुल अपने जीवन में भेदभाव से अलग हट जाए, तो उसका ऐसी चीजों के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। और ये विकास, अगर मैं बात करूं कि उसका विकास तभी संभव है कि वो मौलिक अधिकारों को जान ले, क्योंकि मौलिक अधिकार उसका चहुमुखी विकास करते हैं। चहुमुखी विकास मतलब जो भी, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, या फिर मतलब व्यक्तिगत विकास हो, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास और उसका एक तरीके से शारीरिक विकास, न जाने कितने विकास इसी में मौलिक अधिकारों के अंदर छिपे हुए हैं। बस ध्यान इतना सा देना है कि मौलिक अधिकार क्यों आवश्यकता पड़ी, तो तुम्हें बताना है कि उस नागरिक का चहुमुखी विकास करने के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, कि वो अपने जीवन को शोषण हटा सके और भेदभाव पूर्ण जीवन जी सके। यही तुम देखोगे इस मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान बनाने वालों ने लक्ष्य रखा था। तो मौलिक अधिकारों की क्यों जरूरत पड़ी, ये तुम्हें याद रखना है, ध्यान से इसको नोट्स बनाते रहना कि यूएसए में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, भारत में मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों जरूरत पड़ी? कि शोषण और भेदभाव को खत्म कर सके। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। अब बात आती है कि मौलिक अधिकारों की मांग, कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार भारत में सबसे पहले मांग किसने की। तो मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग जो की गई है वो नेहरू रिपोर्ट में की गई है। मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई है वो नेहरू रिपोर्ट में की गई है, और नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो 1928 में आई थी। तो एक क्वेश्चन तो यही कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो नेहरू रिपोर्ट तुम देखोगे 1928 में आई, और नेहरू रिपोर्ट में ही ये मांग की गई कि मौलिक अधिकार, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों से मांग की जा रही थी कि हमारे संविधान के अंदर, या हमें भारतीय नागरिकों को, भारतीय लोगों को अधिकारों की आवश्यकता है। पहली बार स्वीकार किया गया था नेहरू रिपोर्ट के अंदर। लेकिन पहली बार चर्चा कहां पर की गई मौलिक अधिकारों की, तो तुम्हें बताना है कि पहली बार चर्चा एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की या फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की थी। ये कहां पर की थी इन्होंने? 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल,
द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में एनी बेसेंट ने की थी। दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर, एक ये कि इसकी सबसे पहली बार मांग अंग्रेजों से कब की गई, तो नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। मौलिक अधिकारों की पहली बार चर्चा कब हुई, तो 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अब ये एनी बेसेंट कौन है? अगर एनी बेसेंट के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं तो एनी बेसेंट सबसे पहली बात ये किस देश की थी, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये आयरलैंड की थी। और उसके बाद एनी बेसेंट भारत में क्यों चर्चित है, तो चर्चित इसलिए है कि एनी बेसेंट कि इन्होंने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने भारत में की, और ये थियोसोफिकल सोसाइटी है क्या? ध्यान से सुनो कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी है ये एक तरीके से दर्शन है इनका। इन्होंने क्या किया, थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई, इन्होंने ये किया कि इस जैसे आप देखोगे भारत के अंदर जैन धर्म है या जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ठीक, और तुम देखोगे वेद है, उपनिषद है, और जितने भी यूरोपियन या यूनानी दर्शन थे, यूरोप के दर्शन थे, उन यूरोप के दर्शनों को या धर्म की जो जो अच्छाइयां थी उनको निकाला गया, और उनकी अच्छाइयों से एक नया धर्म या फिर एक तरीके से एक सोसाइटी बनाई गई, उनके विचारों से उसे थियोसोफिकल सोसाइटी के नाम से जाना गया। तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किसने की, तो ये बताना है एनी बेसेंट ने की है। और इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की, और इसका जो मुख्यालय बनाया था भारत के अंदर वो मद्रास में बनाया था। तो मद्रास के अंदर एनी बेसेंट मुख्यालय इन्होंने मद्रास के अंदर बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय बनाया था वो कहां बनाया था, तो तुम्हें बताना है कि इन्होंने सबसे पहले मद्रास के अंदर बनाया था, जो कि आयरलैंड की थी। इन्होंने जैन बौद्ध सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया, पूरी दुनिया के सभी धर्मों को निकालकर उससे थियोसोफिकल सोसाइटी के नाम से जाना गया। लेकिन विश्व में थियोसोफिकल सोसाइटी का अलग है। अगर तुम देखोगे न्यूयॉर्क में सबसे पहले जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है कर्नल अर्काट और ब्लावात्स्की। यानी कि आपको ध्यान देना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किसने की, कर्नल अर्काट और ब्लावात्स्की ने की है, ये आपको याद रखना है। भारत में किसने की, एनी बेसेंट ने की थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, और मुख्यालय इसमें मद्रास को बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट से संबंधित है। एनी बेसेंट से एक और मुख्य पॉइंट है कि ये भारत में आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी 1885 में, तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी? कांग्रेस के प्रतिवर्ष सम्मेलन होते थे और उन सम्मेलनों में कोई ना कोई अध्यक्ष बनता था, तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी है, तो आपको बताना है कि एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इन्होंने पहली बार मौलिक अधिकारों की बात की थी। लेकिन मांग की बात आए तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के आपको याद रखना है। तो मांग से संबंधित था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं या फिर इसके शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं, ठीक। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आया है, ठीक। आपको बताने की कोशिश की जाएगी जो भी आपका क्वेश्चन होगा। अभी हम केवल मौलिक अधिकारों के बारे में जान रहे हैं। अभी मौलिक अधिकार कहां से क्या क्या मौलिक अधिकार है वो अभी हमने नहीं पढ़े हैं। अब शुरुआत करता हूं मौलिक अधिकारों की। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक है, 35 तक है। ध्यान से सुनो, जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान के अंदर, यानी मूल संविधान का मतलब आप देखोगे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में हमारे देश के अंदर संविधान लागू हो गया था, उसी को मैं मूल संविधान कह रहा हूं। तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी।
मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। आगे चलकर, लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो तुम्हें बताना है 6। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी, तो तुम्हें बताना है 7। यानी मौलिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार खत्म किया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार आपसे पूछेगा कि वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया, तो तुम्हें बताना है उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक, मूल अधिकारों के श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब ये हटाया गया कैसे? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में से ये 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ठीक, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान में से मतलब मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया, और निकालने के बाद इसे एक नए क्षेत्र में रख दिया गया। यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेकर 35 तक, तो इस श्रेणी में से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ऐसा किया गया है। जो ये संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में ये 300 कै में शामिल है, अनुच्छेद 300 कै में। आपसे पूछा जाए वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो तुम्हें बताना है कि 300 कै में शामिल है, और ये मौलिक अधिकारों की यानी कि फंडामेंटल राइट से समाप्त कर दिया गया, और ये इस समय कानूनी अधिकार है, कानूनी या फिर विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार, बात एक ही है, तो तुम्हें जवाब देना है कानूनी अधिकार है, क्योंकि फंडामेंटल या मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से इसको निकाल दिया गया है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 बचे हुए हैं, संपत्ति का अधिकार जिसमें से हटा दिया गया है। ठीक, तो ये सारी बातें मौलिक अधिकार से संबंधित थी। हमें पढ़ने हैं 6 मौलिक अधिकार कि 6 मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं। ठीक, इससे आगे हम चलते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। रफ कर देता हूं इसे। तो मैंने कहा कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 रह गई है। तो मैं आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार बताता हूं। इसमें 6 मौलिक अधिकारों में जैसे सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में इसका उल्लेख है। दूसरा तुम देखोगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो तुम देखोगे 19 से लेकर 22 तक में इसका उल्लेख किया गया है। तीसरा तुम देखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार मैंने अभी बताया था मौलिक अधिकार जरूरत ही क्यों है कि शोषण से बचाया जा सके नागरिकों को, इसलिए देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर इसमें 24 तक में प्रावधान है। उसके बाद चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, सभी लोगों को किसी भी धर्म को चुनने, किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी है, वो आजाद है, किसी एक व्यक्ति के विचारों को भी मान सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से लेकर 28 तक में इसका प्रावधान है। उसके बाद पांचवा में तुम देखोगे संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अधिकार जो कि 29 से लेकर कहां तक है, 30 तक में इसका प्रावधान किया गया है। छठा तुम देखोगे, छठे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आर्टिकल 32 के अंदर है। ध्यान से, मैंने कहा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी रह चुकी है? 6 रह चुकी है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हमें आगे चरणों में सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन उससे पहले ये मैं इन्हें स्टार्ट करूं उससे पहले ध्यान से देखो, ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं उससे पहले तुम देखोगे 14 से पहले मैंने 14 से स्टार्ट करा है और फिर 22 तक गए हैं, मतलब 14 से 18 फिर 19 से 22। तो इसमें 2 आर्टिकल रह गए 12 और 13। इसके बारे में बाद में लास्ट में मैं बात करूंगा 12 और 13 अनुच्छेद कौन से हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों में तो तुमने बताया नहीं, फिर 12-13 में है क्या। तो इसके 12 और 13 में ही बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले तुम देखोगे मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषता से क्वेश्चन आता है, तो उस विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, फिर 12-13 अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, फिर अधिकारों पे जाएंगे। पहला अधिकार समानता का अधिकार। तो पहले मैं उनकी विशेषता के बारे में चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद 12 और 13 के बाद में बात करेंगे, और फिर बाद में एक एक समानता, स्वतंत्रता, शोषण, जितने भी 6 अधिकार है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, ठीक, और हमारा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को वीडियो शेयर करें जो घर पे रहकर पढ़ना चाहते हैं। वैसे भी तुम्हें पता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तुम घर पर रहकर ही पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।